हे फॉक्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स ग्रुप 40। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में काफी कुछ सीखा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी किया और देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को किया। अब अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ बेस होता है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होती है, तो उन बेसिस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड में हम ये 2 टाइप ऑफ बेसिस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट बिजनेस एंटिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मींस अकाउंटिंग हमारा लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस होता है जो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है। तो इसीलिए इस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग में 2 तरह के बेस और सिस्टम होते हैं। सो दस वी हैव 2 bases फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, नेमली कैश बेसिस एंड accrual basis. It means the most important element of accounting is to determine the profit or loss. And how the profit and loss is to be determined, there are basically 2 bases. One is cash basis and another one is accrual basis. जैसे कि आपको पता भी है कि accrual concept पर बेस्ड हमारी अकाउंटिंग होती है, तो बिजनेस और जो कंपनीज होती है उन्हें accrual basis फॉलो करना पड़ता है। और कैश बेसिस अकाउंटिंग वहां फॉलो की जाती है जहां पर मोस्टली ट्रांजेक्शन्स कैश में की जाती हैं। जैसे कि हम प्रोफेशनल फर्म्स की बात करें, एनजीओस की बात करें, तो और बिजनेस में और कंपनी में एक्रूवल बेसिस को फॉलो किया जाएगा। तो ये कैश बेसिस क्या है, एक्रूवल बेसिस क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट। सो अंडर दिस सिस्टम द फर्स्ट बेस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस सिस्टम के अंदर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड। तो बहुत जैसे कि इसका नाम है उसी से काफी क्लियर हो रहा है कि इस तरह की अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुई हो। इट मींस यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का कोई भी रोल नहीं होगा। और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कब करना है, जब एक्चुअली में कैश रिसीव करे और कैश पे करे। इट मींस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कब पैसा आया कब पैसा गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस तरह की अकाउंटिंग में करंट ईयर के दौरान हमने जितना कैश रिसीव किया और जितना कैश पे किया उसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। तो साफ साफ अगर देखा जाए तो इस तरह की अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का यहाँ कोई स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि नाम ही है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इट मींस रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यहाँ पे इट मींस इनकम को कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जब कैश रिसीव हो। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने सेल्स किया ऑन 20th September but the amount is received on 25th September, so the revenue of the sales will be recorded only on the 25th, it means when the cash is received। और इसी तरीके से जो भी एक्सपेंडिचर हम इंकर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेड, नॉट व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इनकम और एक्सपेंसेस को कब कब इन अकाउंटिंग हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। सो इनकम को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, और एक्सपेंसेस को कब करेंगे, व्हेन द कैश इज पेड। और देखते हैं थोड़ा सा। जनरली दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स लाइक स्कूल, कॉलेज, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स एंड सीएस। सो नॉर्मली इस तरह का जो सिस्टम है वो नॉन ट्रेडिंग जो कंसर्न्स है, जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, और जहां पर मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैश में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, इन सभी को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश रिसीव्ड और कैश पेड इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैश आया तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश पे किया तो तब रिकॉर्ड होगा। इट मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का यहाँ कोई भी स्कोप नहीं है। तो इसीलिए ये क्रेडिट आइटम से रिलेटेड जो भी हमारी एडजस्टमेंट है रिलेटेड विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। अब हम बात करते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कैश रिसीट। इट मींस जितना कैश हमने उस ईयर के दौरान रिसीव किया,
अब यहाँ पर कैश उस ईयर में आया, इस बात से डिपेंड नहीं करता कि वो पिछले साल से था या नेक्स्ट ईयर का है। इट मीन करंट ईयर में हमें जो टोटल कैश रिसीव हुआ उसको हमें कंपेयर करना है टोटल कैश एक्सपेंस से। अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो प्रॉफिट हो जाएगा और नेगेटिव फिगर आएगी तो लॉस हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें ज्यादातर एडजस्टमेंट्स और कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि एक ईयर के दौरान जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना तो टोटल कैश हमने रिसीव किया था और कितना कैश हम पे करने जा रहे हैं फॉर द एक्सपेंस। उसका जो गैप होगा, द डिफरेंस होगा, उसे हम प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। पॉजिटिव फिगर को प्रॉफिट बोला जाएगा और नेगेटिव फिगर को लॉस बोला जाएगा। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहली बात तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, उन्हें समझने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। जितना कैश आएगा जितना कैश जाएगा बस उन्हें बेस मान के यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा, ये बेसिकली सुटेबल है वहां पे जहां पर ट्रांजेक्शन ज्यादातर कैश में होती है। पर जहां पर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन रहेगा तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमारा एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस बात से हमें लेना देना होता है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। सो दिस मेथड इज नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायसनेस ऑफ द अकाउंटेंट और मैनेजर। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसकी लिमिटेशन, सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रिंसिपल होता है मैचिंग प्रिंसिपल, उसको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। क्योंकि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड तब किया जाना होता है जब पैसा रिसीव करे और पैसा पे करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। तो बट अकाउंटिंग इज डन फॉर ओनली द वन अकाउंटिंग ईयर। तो उस ईयर का दौरान ही जितना एक्सपेंस और इनकम हुआ उसे प्रॉपरली मैच करके प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। बट कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता है। कैश बेसिस में हमारे एक्सपेंस लास्ट ईयर से रिलेटेड भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कैश को बेस मान रहे हैं, पैसा आया और पैसा गया। तो इसीलिए इट इज नॉट बेस्ड ऑन द मैचिंग प्रिंसिपल। और ना ही यहाँ पर कैपिटल रेवेन्यू आइटम में कुछ डिफरेंस किया जाता है। मींस कैपिटल आइटम जो इरेगुलर नेचर के, रेवेन्यू आइटम जो रेगुलर नेचर के हैं, ये साइंटिफिक नहीं है। और ना ही कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज करता है। This system of accounting does not show true picture of the business. Yes, definitely, because इसमें बहुत सारी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर। अब हम बात करते हैं accrual basis of accounting. So this system is considered as most scientific as it is based on the matching concept. इस सिस्टम के दौरान रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? व्हेन द सेल इज मेड और सर्विस इज रेंडर रादर देन व्हेन द कैश इज रिसीव। सपोज अगर हमने सेल किया है 20 सितंबर को और कैश रिसीव किया 25 को, तो यहाँ पे सेल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज पर द अक्रूवल ऑन 20 सितंबर, बिकॉज ट्रांजेक्शन जब होगा तब ही उसे हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज इनकम, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव। सिमिलरली वहां पे एक्सपेंसेस को भी रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा? व्हेन द सम अमाउंट paid or not paid, but it is related with the current year. It means expense is recognized when an asset or service has been used to generate revenue irrespective of the fact that the expense is paid or not. मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट किया या नहीं किया, बट उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो हमने लिया टू जनरेट रेवेन्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि सैलरी है, कि सपोज अगर मान लीजिए कि हमने एक वर्कर से 12 महीने काम किया पर सैलरी 10 महीने के दिया, तो 2 मंथ्स का सैलरी भी एज एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस में कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट सेल को भी हम टोटल सेल का पार्ट मानेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश रिसीव। सिमिलरली क्रेडिट परचेज को भी हम अपनी टोटल परचेज का पार्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश आना और जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं कि सपोज रेंट और सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च and paid in the April, then this would be recognized expense in the March 2017. Yes. So accrual basis पर अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो उसी ईयर में हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एक्सपेंस जिस ईयर से वो रिलेटेड है, चाहे उसका पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर में किया हो। ऐसे ही कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होना था बट अभी रिसीव नहीं हुआ, वो आगे जाके रिसीव होगा, बट दैट विल बी कंसिडर फॉर द इनकम। Therefore, the profit or loss is calculated after comparing total revenue and total expense on accrual
बेसिस। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर एंड टोटल एक्सपेंस को कंपेयर करना होता है। इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, काफी साइंटिफिक है क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पूरे वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है एंड इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम के बीच में डिफरेंस करके रेवेन्यू आइटम्स को करंट ईयर से रिलेटेड होता है तो उसको हम पीएनएल और ट्रेडिंग में डालते हैं और बाकी आइटम्स हमारे आ जाते हैं बैलेंस शीट में। So this system of accounting makes interfirm or intrafirm comparison more easily, and this system is also recognized by the Company Act 2013। अब लिमिटेशन की बात करें तो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कैश बेसिस में तो बहुत आराम से जितना कैश आया गया और उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एक्रूवल में हमें काफी क्लोजली अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को समझ के ही ट्रांजेक्शन्स को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एंड देन थ्रू प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल पॉलिसी और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है और पर्सनल जजमेंट पर काफी बेस्ड होता है क्योंकि बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनका हमें इवैल्यूएशन करना होता है, जैसे कि स्टॉक का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करना, प्रोविजन मेंटेन करना, तो पर्सनल बायसनेस यहाँ पे रहती है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि कैश बेसिस पे हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्रूवल बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर 2016 एंड 17, आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017 उदित है टोटल सेल 5,80,000, उसका टोटल सेल for that year is 5,80,000, out of which cash sale है हमारे पास 3,70,000 and the total expense था 280, out of which 70,000 are still outstanding। इसका मतलब 70,000 रुपए अभी खर्चे के पे नहीं हुए। तो यहाँ पे उदित की इनकम हमें बतानी है एज पर द कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस पे बात करते हैं कि कैश बेसिस पे हमारा सिर्फ और सिर्फ जो कैश ट्रांजेक्शन है वो लेंगे। यहाँ पर एक तो हमारा कैश रिसीट और दूसरा कैश एक्सपेंस। तो टोटल सेल हमारा जो था उसमें से हम कैश सेल्स को यहाँ कंसीडर करेंगे, ऐसे ही कैश एक्सपेंस लेंगे। तो 280 टोटल एक्सपेंस था, 70 पे ही नहीं किया तो 210 पे ही हमने पेमेंट किया। तो इस तरीके से नेट इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश सेल्स माइनस कैश एक्सपेंस। सो 3,70,000 हमारा कैश सेल्स है, 210 हमारा एक्सपेंस है, तो बाकी जो बचा दैट इज इनकम। अब एक्रूवल बेसिस पे हम अगर कैलकुलेट करें तो वहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू 580 ही रहेगा, कैश भी इंक्लूड करेंगे क्रेडिट भी करेंगे, टोटल एक्सपेंस 280 ही रहेगा इररिस्पेक्टिव द कैश इज पेड और नॉट। तो यहाँ पे नेट इनकम क्या रही 3 लाख। तो कैश बेसिस में हम बहुत सारे आइटम्स को इग्नोर कर देते हैं विच इज रिलेटेड विद द करंट ईयर, तो इससे हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता है। बट एक्रूवल बेसिस में करंट ईयर के जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मैच किया जाता है, देन कैन बी ओनली फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरीके से आप ये एक क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे खैर, बट आपको पता होना चाहिए कि कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूवल बेसिस क्या होता है। तो नॉर्मली इस बात को याद रखें, जितनी भी कंपनीज होती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बिजनेस की जो अकाउंटिंग होगी वो अप्रूवल बेसिस पे की जाएगी। बट जो एनजीओ फर्म्स होती हैं, जो क्लब्स वगैरह होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, वो अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करती हैं। सो बाकी अदर वीडियोस के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए आए हैं। और प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेगी अकाउंटेंसी और बीएसटी की, उन वीडियोस को भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।